वो धर्मपुरी का साम्राज्य था और उस राज्य का युवराजा प्रतापरुद्र। प्रतापरुद्र के पूर्वजों ने बहुत लड़ाइयाँ लड़के बड़ी मेहनत से उस साम्राज्य को खड़ा किया था। जब प्रतापरुद्र के राजा बनने का समय आया था, वो उस राज्य को कांच की महल की तरह बना दिया था। शत्रु भी राज्य को देख कांप कर डर जाने जैसे उसकी बड़ी सी सेना और बड़े बड़े आयुधों का कर्मागार। प्रतापरुद्र दंड यात्रा के लिए जाता था, लेकिन उसके राज्य पर दंड यात्रा करने अगर कोई आया तो बस मिनटों में युद्ध खत्म हो जाता था। ऐसी रहस्य युद्ध विद्या थी उसकी। ऐसे ही राज्य के विषय में बहुत सावधानी और होशियारी से उस राज्य का निर्माण किया था प्रतापरुद्र के पिता विजयरुद्र ने। प्रतापरुद्र का राज्याभिषेक भी विजयरुद्र ने ही किया था। प्रतापरुद्र बहुत ही दयालु और नेक इंसान था। युद्ध विद्या में और राजनीति में उसका कोई मुकाबला नहीं था। राज्य की सारे समस्याओं को प्रतापरुद्र परीक्षा करता था। जैसे ही वो राजा बन गया था, वो साम्राज्य को अति सुंदर बना दिया था। नुकसान भरे खेतों को वापस हरा भरा बना दिया। प्रतापरुद्र की सभा में एक ही मंत्री था, विश्वाचार्य। विश्वाचार्य पंडित शास्त्रा में, ग्रंथों में और राजनीति शास्त्रा में बहुत माहिर थे। वो बड़ी सी बड़ी समस्या का भी छोटा सा हल निकालकर उसको खत्म करते थे। प्रतापरुद्र जो भी फैसला लेता था, वो पहले विश्वाचार्य के साथ चर्चा करके ही लेता था। विश्वाचार्य को प्रतापरुद्र अपना गुरु मानता था, इसीलिए वो जो भी शुभ कार्य करने चाहता था, सबसे पहले विश्वाचार्य की आशीर्वाद लेता था। विश्वाचार्य जी को नमस्कार। आचार्य, आशीर्वाद दीजिए कि आज हम जो काम करने वाले हैं उसमें हम सफल हो। विजयोस्तु प्रतापरुद्र। ऐसे ही प्रतापरुद्र जो भी करता था, विश्वाचार्य को कह के ही करता था। ऐसे राज्य का अच्छी देखभाल करता था प्रतापरुद्र। उसकी प्रजा अगर मुश्किलों में थी तो राजा उनकी मुश्किल सुनकर उनकी सहायता करता था। उसकी प्रजा में अगर कोई भूखा भी था तो उसके धान्य घर से वो धान्य के साथ ही धन को भी देता था। कुछ समय बाद धर्मपुरी गांव में बहुत ज्यादा बारिश गिरने के कारण सारे राज्य का सत्यानाश होता है। राज्य में मौजूद सारे खेत खराब हो जाते हैं और उसके साथ ही प्रजा के घर भी। इस मुश्किल के कारण सभी बहुत परेशान होते हैं। राज्य प्रजा के पास मौजूद सारा आहार खत्म हो जाता है। इस सब के बारे में मंत्री के द्वारा युवराजा प्रतापरुद्र पता करता है। महाराजा, राज्य में मौजूद सारे खेत खराब हो गए हैं, उसके साथ ही प्रजा के घर भी। अब तो उनके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा है महाराजा। पशु पक्षी को साथ लेकर सभी भूखे पेट रो रहे हैं महाराजा। महामंत्री, ये कैसे हो सकता है? तुरंत हमें इसके बारे में कुछ करना होगा। हमारे धान्य घर में मौजूद सारे आहार को प्रजा में बांट दीजिए। कर तो सकते हैं युवराजा, लेकिन हमारे धान्य घर में मौजूद सारा धान्य को भी थोड़ा थोड़ा करके हमने अगर बांट भी दिया, वो फिर भी हमारे प्रजा में सिर्फ 75% लोगों को ही मिल पाएगा। राज्य में आहार भी नहीं है। अब क्या करेंगे? मंत्री सभा, आप इसका उपाय बोलिए। हमारे पड़ोसी मित्र राजाओं से अगर हमने धान्य का सहाय मांगा है तो मिल पाएगा। राजा, मदद मांगने पर हमारी सहायता वो जरूर करेंगे, लेकिन वहाँ से यहाँ तक खाना पहुँचने के लिए 2 दिन लगेगा। तब तक ये बेचारी प्रजा भूखे तो नहीं रह पाएगा, लेकिन हमारे पास और कोई चारा नहीं है महाराजा। मंत्री की बातें सुनकर प्रतापरुद्र उसके ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर बहुत सोचने के बाद ऐसे कहता है, सैनिकों, तुरंत विश्वाचार्य जी को यहाँ लाया जाए। ये आदेश देता है। उसके आदेश के अनुसार ही सैनिक विश्वाचार्य को लेकर सभा पहुँचते हैं। युवराज को प्रणाम। मुझे यहाँ लाया जाने की आवश्यकता क्यों आई है? आचार्य, हमारा राज्य अब बहुत मुश्किलों में है। हमारे राज्य में सिर्फ 75% लोगों को हम खाना दे पा रहे हैं। बाकियों को तो ऐसे भूखे नहीं छोड़ पाएंगे। आपको ही कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा विश्वाचार्य। प्रतापरुद्र की बातें सुनकर विश्वाचार्य बहुत सोचता है। सोचने के बाद उसे एक योजना मिलती है। अरे रे, इतनी छोटी सी बात, इसको आप मुझ पर छोड़ दीजिए महाराजा। इसका हल भी मैं ढूंढूंगा और प्रजा की भूख भी मैं ही मिटाऊंगा। मेरे साथ बस 10 सैनिकों को भेज दीजिए। ये कहकर वहाँ से चले जाता है विश्वाचार्य।
वहाँ से विश्वाचार्य भूखे प्रजा के पास जाकर ऐसे कहता है, सभी सुनिए, तुम सबके पास जो भी गाय मौजूद है उनका दूध निचोड़कर उसे हमारे राज्य की रसोई के पास लेकर आइए, और ऐसे ही सैनिकों से भी नष्ट हुए गन्ने के खेतों के पास ले जाकर उसे साफ करवा के जमा किए गन्नों से उसका रस निकलवाता है, और उसे भी सैनिक और प्रजा राज्य रसोई में दूध और गन्ने की रस के साथ पहुंच जाते हैं, और उस सबको वहां से भिजा देता है विश्वाचार्य। ये सब लाने के लिए धन्यवाद, लेकिन अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहकर वहाँ मौजूद बावर्ची से विश्वाचार्य ऐसे कहता है, सुनो, इस दूध और गन्ने से अच्छा गन्ने की मिठाई बनाओ। विश्वाचार्य के आदेश के अनुसार ही बावर्ची गन्ने की मिठाई बनाता है। आचार्य, गन्ने की मिठाई तैयार है। हो गया क्या? ठीक है, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ। उस बावर्ची को भी रसोई घर से बाहर बिठाकर विश्वाचार्य उस गन्ने की मिठाई में और थोड़ा गन्ने का रस मिलाता है। रस मिलाकर उस सारी मिठाई को बहुत अच्छी तरह से मिलाकर सैनिकों को वहाँ बुलाता है विश्वाचार्य। सैनिकों, आहार तैयार है, राजा और प्रजा को यहाँ बुलाओ। सभी वहाँ पहुँचते हैं, और वहाँ पहुँचते ही वहाँ मौजूद गन्ने की मिठाई को देख बहुत खुश होते हैं। पहली बार सारी प्रजा को थोड़ा थोड़ा करके परोसो, उसके बाद जिन जिन को चाहिए वो आकर दूसरी बार परोसेंगे। लेकिन सारी प्रजा पहली बार खाने से ही पेट भरने के कारण वहाँ से खुशी खुशी चले जाते हैं। आहार सबके खाने के बाद भी बहुत बच जाता है। प्रतापरुद्र को ये बात समझ में नहीं आती है कि जो आहार पहले इस सब प्रजा के लिए काफी नहीं था, वो अचानक सबके खाने के बाद भी इतना बच कैसे गया। विश्वाचार्य, आपने ऐसी कौन सी मंत्रा डाली है कि अचानक अब यही आहार सबके लिए काफी हो गया? ये आपने कैसे किया? महाराजा, ये कोई माया या मंत्रा नहीं है। पूर्व आपके जन्मदिन के समारोह में आपने हलवा बनवाया था, याद है? वो हलवा इतना स्वादिष्ट था कि मैं खाने से पहले ही उसके 2 कप खा लिया। लेकिन ज्यादा मीठा होने के कारण मैं और ज्यादा नहीं खा पाया। इतना ही नहीं, उसी दिन आपके जन्मदिन के समारोह में मौजूद बहुत सारा खाना मैं खा ही नहीं पाया। उस दिन मुझे समझ आया कि मीठा ज्यादा होने पर हमारा पेट जल्दी भर जाता है। बस उसी मंत्रा को मैंने यहाँ इस्तेमाल किया है। हालांकि हमारे पास आहार कम था, लेकिन उस गन्ने की मिठाई में गन्ने का रस ज्यादा मिलाने के कारण लोगों को लगा कि उन्होंने ज्यादा खा लिया। बस इतनी सी समस्या के लिए आप इतने परेशान हो गए। ये सुनकर प्रतापरुद्र विश्वाचार्य को प्रणाम करता है। विश्वाचार्य हंसते हुए वहाँ से चले जाता है। उसके बाद आने वाले आपत्ति के बारे में पहले ही सोचकर प्रतापरुद्र ने उनके धान्य कार्यक्रम में कुछ आहार जमा किया था। ऐसे कुछ समय बीत जाने के बाद राज्य में एक नास्तिक आदमी आता है। वो उस राज्य में आकर ऐसे कहता है कि वो भगवान में विश्वास नहीं करता है और उनके भगवान से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे वो हल्ला मचाने लगता है, इस धरती पे भगवान नामक कोई नहीं है, सब बस एक माया है, माया। ये सब देख राज्य के सैनिकों उस नास्तिक को बंद करके उन्हें राजा के पास लेकर जाते हैं। क्या हुआ? प्रभु, ये गांव में हल्ला मचा रहा है कि भगवान नहीं है और ये भगवान में विश्वास ही नहीं करता, इसलिए उसको आपके पास लेकर आए हैं प्रभु। क्या नास्तिक हो तुम? भगवान में विश्वास नहीं करते हो? तो फिर तुम्हें ये जन्म कहाँ से मिला है? मेरा जन्म मेरे माता पिता की वजह से हुआ है, भगवान की वजह से नहीं। ऐसे राजा के हर प्रश्न का वो उल्टा सीधा जवाब देता था। ये सुनकर विश्वाचार्य उसके पास जाकर ऐसे कहते हैं, ओ, तो तुम कहते हो कि भगवान नहीं है? हाँ, नहीं है। तो जिस भगवान का हम पूजा करते हैं उनका देन तुम नहीं लेते हो, है ना? हाँ,
तुम्हारे भगवान का दिया हुआ कुछ भी मैं नहीं छूऊंगा। मैं सिर्फ मनुष्य के बनाया कुछ छूऊंगा। ओह, ऐसे कहते हो? हाँ, ऐसे ही है। तो फिर तुम सांस लेना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये सांस हमारे पूजे हुए वायु भगवान का है, हनुमान के पिता। वायु को तो किसी मनुष्य ने नहीं बनाया। ये बात सुनकर उस आस्थान में मौजूद सभी हंसने लगते हैं। प्रतापरुद्र के साथ ही उस नास्तिक को भी विश्वाचार्य की बातें सुनकर दंग रह जाते हैं और बोलना बंद हो जाता है। मुझे माफ कीजिए प्रभु, आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा। ये देख प्रतापरुद्र विश्वाचार्य का अभिनंदन करता है और विश्वाचार्य वहां से हंसते हुए चले जाता है। तब से विश्वाचार्य की बातें और उनके किए काम के बारे में सभी बहुत अच्छा बोलते थे।